सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। किसान भाइयों, 2 दिन पहले हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। कृषि मंत्री ने कहा संसद के अंदर कि भाई इन 3 कानूनों में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है और किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये 3 कानून काले कानून हैं। माननीय मंत्री जी, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, हमारे सभी किसान नेताओं ने एक एक करके सेक्शन वाइज आपके सामने इन कानूनों की गलतियों को बताया था और उस समय ना तो मंत्री जवाब दे पाए थे और ना ही सरकार के अधिकारी कोई जवाब दे पाए थे। लेकिन उसके बावजूद आपने संसद में यह कहा कि अब तक किसी ने यह नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। तो आज हम दोबारा से आपको यह बता रहे हैं इन कानूनों में क्या क्या काला है और किस तरीके से ये 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के भी हमारे पास फोन आए, मैसेज आए कि एक बार दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए कि कानूनों में कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां पे गलतियां हैं। तो बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताता हूं संक्षिप्त में कि इन कानूनों में क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात यह है किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, कि जो इन कानूनों का आधार है वो आधार ही गलत है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब फसलों के प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में सरकार का रोल कम होता है और प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल बढ़ता है तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। जो ये कानून अभी लाए गए हैं इनको आसान भाषा में हिंदी में कहते हैं मुक्त बाजार की नीतियां, यानी फ्री मार्केट की नीतियां। यही कानून 2 से 3 दशक पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आए थे। वहां का क्या हाल है ये जरा आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज आने से पहले अमेरिका में किसी भी कृषि उत्पाद के, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फाइनल रिटेल प्राइस का 40% किसान की जेब में जाता था। यानी कोई भी कृषि उत्पाद यदि मार्केट में 100 रुपए का बिकता था तो उसमें से 40 रुपए किसान की जेब में जाते थे। लेकिन जब से फ्री मार्केट पॉलिसीज अमेरिका में लागू हुई तो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% किसान की जेब में जाता है। यानी अब 100 में से मात्र 15 रुपए किसान की जेब में जाते हैं और वो 25 रुपए वो अब व्यापारी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट की जेब में, बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जाते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए, 1993 में ब्रिटेन के अंदर मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया और पूरे उस स्ट्रक्चर को, सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो उसके बाद से लेके अब तक 2021 तक ब्रिटेन के अंदर 31,690 स्मॉल डेयरी फार्म्स बंद हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डेयरी फार्म तो बंद हो गए लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब यह कैसे संभव हुआ? इसका कारण यह रहा कि बड़े बड़े डेयरी फार्म्स खुल गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का पूरा होल्ड हो गया और जो छोटे किसान थे, जो स्मॉल डेयरी फार्म्स थे, वो पूरे तरीके से वो बर्बाद हो गए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, लगभग 2 से 3 दशक हो गए वेस्टर्न कंट्रीज में ये पॉलिसीज लागू हुए, फ्री मार्केट की पॉलिसीज लागू हुए। उसके बावजूद अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार ने अभी जस्ट 1.5-2 साल पहले 847 बिलियन US$ का सब्सिडी बिल पास किया। एक साल में अमेरिका के अंदर एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। यदि हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। OECD देशों में $240 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। चाइना में $212 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। नॉर्वे में +60% की सब्सिडी दी जाती है और हमारे देश में -5.7% की सब्सिडी दी जाती है। यानी किसान को कुछ मिलता नहीं है, उल्टा किसान से ले लिया जाता है। हमारे यहां पे किसान को मिलती है $282 की सब्सिडी मात्र। तो इसमें समझने की बात यह है कि यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज इतनी ही अच्छी होती, यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसीज किसान के लिए इतनी ही फायदेमंद होती तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारें अपने किसानों को इतनी भारी भरकम सब्सिडी देने को आज क्यों मजबूर है? यदि ये पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो वहां का किसान माला माल होता और सब्सिडी देने की कोई जरूरत ही ना पड़ती। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये सभी इतनी भारी भरकम सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये फ्री मार्केट पॉलिसीज किसान को बर्बाद करने वाली और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज हैं। अब हम यदि अपने ही देश की बात करें, 2006 में
बिहार के अंदर एपीएमसी मंडी सिस्टम समाप्त कर दिया गया और उस समय बड़े बड़े नारे दिए गए थे कि प्राइवेट क्षेत्र बहुत निवेश करेगा और बिहार का किसान मालामाल हो जाएगा। आज बिहार के किसान की स्थिति क्या है? बिहार के कई जिलों की मेन फसल है मक्का, उसका सरकारी रेट यानी एमएसपी है 1850 रुपया क्विंटल, लेकिन मक्का व्यापारी कितना खरीद रहे हैं? प्राइवेट लोग किस रेट पे मक्का खरीद रहे हैं? 500 से 600 रुपया क्विंटल। एक किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो बिहार में धान की खरीद शुरू नहीं हुई थी। ऐसा भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पर हमारे बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप असम से लेकर गुजरात तक, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे बिहार के मजदूर भाई जरूर मिलेंगे। और जो लोग ये दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, आप इनमें से पूछिएगा, इनमें से अधिकतर के पास 3 से 4 एकड़ की अपनी जमीन होती है। 3 से 4 एकड़ की जमीन होने के बावजूद ये बाहर मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है। फसल आधे से भी कम दाम पे खरीदी जाती है। व्यापारी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब जबरदस्ती करके इन कानूनों को संसद में पास किया जा रहा था, तो उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कानून बिहार में लागू हुए थे और बिहार के किसानों का बहुत भला हो गया। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, आप खुद ये बात समझिए कि मक्का जिसका रेट 1850 रुपया क्विंटल, वो 500 से 600 रुपया क्विंटल बिक रहा है। ये तरक्की हुई या बर्बादी हुई? ये तो बर्बादी हुई ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बर्बादी को तरक्की बता रहे हैं। यदि ऐसी बर्बादी को वो तरक्की मानते हैं तो ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। भारत के किसान ऐसी तरक्की नहीं चाहता है। और दूसरी बात, कृषि मंत्री जी, आपके ही राज्य की यदि बात करूं, यानी मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है ई अनुज्ञा। उम्मीद करता हूं आप अपने अधिकारियों को बोल के उस पोर्टल को जरूर खुलवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उस पर रिपोर्ट अपडेट हुई कि जब से 5 जून 2020 से ये कृषि अध्यादेश जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे गए, तो उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 6 महीनों में मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां दफन हो गई। मध्य प्रदेश में टोटल कृषि मंडियां हैं 268, उसमें से 47 मंडियां पूरे तरीके से ठप हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। खरीफ के सीजन की सभी क्रॉप्स मध्य प्रदेश के अंदर आधे से भी कम दाम पे बिकी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट 1972 का सबसे बेहतरीन एक्ट में से एक माना जाता है। पिछले साल इन्हीं 6 महीनों में, यानी मैं बात कर रहा हूं 2019 की, अब 2021 आ गया, तो 2019 में उन्हीं 6 महीनों में मंडी में टैक्स कलेक्शन हुआ था 600 करोड़ रुपए का। लेकिन 2020 में, यानी पिछले साल, उन्हीं 6 महीनों में टैक्स कलेक्शन हुआ मात्र 220 करोड़ का, यानी टैक्स कलेक्शन रह गया सिर्फ 36%। अब मेरे किसान भाइयों, समझने की बात यह है कि वहां पे मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ किसान का दाम बाहर आधे से भी कम दामों पर बिक रहा है। अब आप इसी चीज को और एक्सप्लेन करके समझिए, ये हो क्या रहा है। जो ये प्राइवेट मंडियां होंगी जहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी भी तरह का, व्यापारी को किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, तो वहां पे होगा क्या? ये संभव है कि 2 साल 3 साल तक बाहर व्यापारी आपको एमएसपी से 10 रुपया ज्यादा दे दे, हो सकता है ये। लेकिन जब 2 से 3 साल में उसकी पूरी मोनोपोली हो जाएगी, उसकी दादागिरी हो जाएगी, पूरा उसका एकाधिकार हो जाएगा, फिर वो अपना असली रंग दिखाएगा। उस समय तक सरकारी मंडियां बर्बाद हो चुकी होंगी। फिर वो किसान का दाम, किसान की फसल औने पौने दामों पर खरीदेगा। जिस तरीके से मंडी एक्ट बनने से पहले किसानों का शोषण होता था। रहबर आजम दीनबंधु छोटूराम जी ने मंडी एक्ट इसलिए बनाया था कि भाई किसान का शोषण बंद हो जाए। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जब किसान की फसल आती थी, सारे व्यापारी अपना गिरोह बना लेते थे, गठजोड़ बना लेते थे, फसलों के दाम गिरा देते थे और उसको फिर खरीद के बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करते थे। किसान का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था और एक आम इंसान का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। दूसरी बात इसमें समझने की यह है, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं जियो का और बीएसएनएल का। जब जियो शुरू में आया तो फ्री में इंटरनेट बांट रहा था ना जियो, लेकिन धीरे धीरे करके बाकी दूसरे जो कंपटीटर थे वो सब खत्म कर दिए जियो ने, और आज जियो की दादागिरी हो रही है। तो जियो लगातार अपने जो उसके प्लान है उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मंडी सिस्टम में होगा। दूसरी बात, इस कानून के अंदर कहीं कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है। जो एपीएमसी एक्ट है उसके तहत कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पर खरीदा जाए, लेकिन अब नए एक्ट के तहत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 का केस।
जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ, अन्नदाता किसान समिति वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उस अपने केस में जो फैसला सुनाया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1972 मंडी एक्ट के अनुसार यह चीज जरूरी है कि मंडी के अंदर किसी भी फसल की पहली बोली जो लगेगी वो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये एपीएमसी एक्ट ये हमें अधिकार देता है कि हमारा सामान एमएसपी पर ही खरीदा जाए। लेकिन अब नए एक्ट के तहत सरकारें अपनी उस जवाबदेही और जिम्मेदारी से भाग रही हैं। यह है इन कानूनों में काला। और सबसे बड़ी बात, कृषि मंत्री जी, आपके ही राज्य की फिर बात करूंगा, रायसेन में, हरदा में बहुत जगह भी ऐसे केसेस आए पिछले 6 महीनों में, जहां पे कोई व्यापारी 10 करोड़ का सामान लेके भाग गया, 5 करोड़ का सामान लेके भाग गया। आप तो कहते हैं कि ऐसे केसेस में आप 30 दिन में फैसला करा देंगे, लेकिन किसानों को 3-3, 4-4 महीने हो गए ठोकरे खाते हुए, उनका अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। ना तो उनको उनकी फसल मिली और ना ही फसल के उनको दाम मिले। यह सिचुएशन है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इन कानूनों में क्या काला है। मुझे तो लगता है इन कानूनों में सब कुछ काला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने बार बार टीवी पे एक जुमला फेंका कि ये कानून बनाने से पहले 93 लाख किसानों से चर्चा हुई थी। लेकिन एक किसी समझदार व्यक्ति ने जब आरटीआई लगाई और सरकार से यह जवाब मांगा कि भाई आखिर वो 93 लाख किसान कौन से हैं जिनके साथ सरकार ने चर्चा की, तो जवाब आया आरटीआई के उस जवाब में कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। यानी सरकार ने कोई चर्चा ही नहीं की और ये तीनों कानून जबरदस्ती थोप दिए। अरे मंत्री जी, कोई नगर निगम की बैठक होती है ना, तो उस बैठक की भी मिनट्स होती हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने 93 लाख किसानों से चर्चा कर ली और उनकी कोई मीटिंग मिनट्स नहीं थी? तो हकीकत तो यह किसी से चर्चा की ही नहीं गई। और दूसरी बात, इसी कानून की बात करें, इसकी जो धारा नंबर 5 में जो आपने कहा कि भाई ई मार्केटिंग को आप बढ़ावा देंगे और आपका दावा है कि उससे बिचौलिए कम हो जाएंगे। मंत्री जी, हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और मैं निवेदन करता हूं आपके अधिकारियों से, हमें वो समझा दें। ई मार्केटिंग के तहत सरकार के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे वो किसी भी कृषि उत्पाद की फिजिकल डिलीवरी को सुनिश्चित कर देंगे? उसको और सरल भाषा में कहूं तो ई मार्केटिंग का अनुभव यह रहा है कि एक व्यक्ति कोई भी किसान की फसल खरीदेगा, वो उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेगा, वो अपना कमीशन बनाएगा, आगे किसी को बेच देगा। दूसरा उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेगा, अपना कमीशन बनाएगा, तीसरे को बेच देगा, चौथे को बेच देगा, ऐसे करके 10 से 12 को वो बेच दी जाती है। लास्ट में कंज्यूमर को भी ज्यादा रेट में वो मिलती है और किसान को भी कम रेट पे मिलती है, किसान को भी कम मूल्य मिलता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको असम के चाय के किसानों का, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको केरल के रबड़ के किसानों का। ई मार्केटिंग सिस्टम ने चाय के किसानों को और रबड़ के किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कृषि मंत्रालय के अधिकारी कम से कम ये जरूर बताएंगे कि सरकार के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे वो कृषि उत्पादों की फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें अगली बात, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। इन कानूनों के तहत सरकार ने किसानों से यह अधिकार छीन लिया सिविल कोर्ट जाने का। मंत्री जी, हमारे जो शहीद हुए थे आजादी के आंदोलन में, जो हमारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने शहादत दी थी, उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी थी कि हर एक भारतीय को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, हर एक भारतीय को फंडामेंटल राइट्स मिले, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मोदी सरकार की एक आदत है, जब भी किसानों के लिए कोई कानून बनाए जाते हैं तो उनमें यह रूल जरूर होता है कि किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, जो जबरदस्ती किसानों पर थोपने का प्रयास किया गया था, लेकिन देश के किसान उस समय भी एकजुट होकर खड़े हो गए थे और सरकार को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। उसमें भी आपने ये लिखा था कि अधिग्रहण के दौरान कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। इन कानूनों में भी यही है कि किसान सिविल कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। वो सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जिलाधिकारी के पास जा सकता है। अब किसान भाइयों, नौजवानों, एक बात आप समझिए, जो एसडीएम और जिलाधिकारी हैं, जो डीसी हैं, ये तो सरकार का ही पार्ट है ना। और ये तो हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस के कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं और पॉलिटिशियंस व्यापारियों के दबाव में रहते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान वो व्यापारी पॉलिटिशियंस की फंडिंग करते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस व्यापारियों की मदद करते हैं। जो हमारा कोर्ट सिस्टम है ये सरकार से बिल्कुल अलग है, ये सरकार के अंडर नहीं आता, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब किसानों से ये अधिकार भी छीना जा रहा है, तो ये इन कानूनों में काला है।
यदि मैं बात करूं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने बदलाव किया है, इसमें समझने की बात यह है कि उसके सेक्शन नंबर 2B के पैराग्राफ नंबर 2 में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो स्टॉक लिमिट जो हटा दी गई है सरकार ने इस अमेंडमेंट के जरिए, उसमें यह लिखा है कि यदि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम 100% बढ़ गए और अनाज के दाम 50% बढ़े तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी। वो स्टॉक लिमिट कंपनियों यानी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर्स पे नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कंपनियों का फायदा करना चाहती है और किसानों को नुकसान में लेके जाना चाहती है। और मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूं, देशवासियों एक बात आप समझिए कि किसान तो चलो अपना अन्न पैदा करता है, वो तो उसको खा लेगा, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा अनाज का भंडारण, ये कालाबाजारी और जमाखोरी करने की छूट जब व्यापारियों को मिल जाएगी तो आम जनता के साथ क्या होगा? आप एक बात समझिए, पानी की बोतल, पानी जो प्रकृति हमें देती है, जो कोई कंपनी नहीं बनाती है, उस पानी को भी ये 20 से 25 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। जब अनाज पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो आपके घरों में जो आटा आता है ना, वो आटा आएगा 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। तो आज किसान समाज सिर्फ अपनी नहीं, पूरे देश की सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहा है। अब मैं यदि बात करूं, ये जो इस कानून के एक दूसरा पहलू भी बताऊं, जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके माध्यम से सरकार गरीब की रोटी छीन के बड़े बड़े व्यापारियों का मुनाफा कराना चाहती है। सीधी सी बात यह है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कर लेते हैं। उसकी धारा नंबर 8B और 9 में सरकार ने क्या लिखा है? कोई भी व्यक्ति जो किसान की जमीन लेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, वो उस जमीन के ऊपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम के तहत क्रेडिट ले सकता है। यहां पे सरकार ने चालाकी क्या की है? सरकार ने लोन नहीं लिखा, सरकार ने क्रेडिट लिखा है। मेरे देशवासियों, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहत जब लोन मिलता है तो वो लोन किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर होता है। हवा में लोन नहीं मिलता है। हवा में लोन तो सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है जो कर्जा लेते हैं और लेके भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, बड़े बड़े मुकेश अंबानी जैसे, अडानी जैसे, जिन्होंने भारी भरकम कर्ज ले रखा। किसी ने 2.5 लाख करोड़ का, किसी ने 1.25 लाख करोड़ का, पता नहीं कितना कितना ले रखा है। तो यहां पे जो वो व्यापारी जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो क्रेडिट लेगा यानी लोन लेगा, वो किसान की जमीन के ऊपर होगा। और दूसरी बात उसमें आगे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पे या तो व्यापारी उस जमीन को एज इट इज लौटा दे जैसे उसने पहले ली थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दे, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज खड़ा रहेगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक किसान के पास आ जाएगा। यहां पे जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोन होगा वो भी किसान के गले की फांस बनेगा। और एक और मैं आपको इसका पक्ष बताता हूं, एक दूसरा पहलू जो हमारी दूसरी मांग है। पहली मांग तो ये हो गई, इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कानून काले कानून क्यों हैं। दूसरी हमारी मांग जो है, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। 2011 में जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। और उस रिपोर्ट के सेक्शन नंबर B3 में खुद इन्होंने ये मांग की थी कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। खाली एमएसपी घोषित करने से कोई काम नहीं बनेगा, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बात आप खुद कह रहे थे 2011 में, जिस बात की पैरवी आप खुद कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज आप अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं? जिस तरीके से आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के वादे से मुकरे, ठीक इसी तरीके से एमएसपी गारंटी के वादे से मुकर रहे हैं। और दूसरी बात, OECD ICRER की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है, मेरे देशवासियों ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। OECD ICRER की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में हिंदुस्तान के किसानों को जो उचित एमएसपी नहीं मिला, उसके कारण भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो 45 लाख करोड़ रुपए हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। और नाबार्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के किसानों के ऊपर मात्र 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। भारत में मात्र 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज है 1 लाख रुपया। तो हमारे ऊपर कर्जा है 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का। और जो सरकारों के ऊपर हमारा बकाया है, जो सरकारों ने हमें नहीं दिया, वो है 45 लाख करोड़ रुपया। यदि वो हमें 45 लाख करोड़ रुपया दे दें
तो ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें 35 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। जब मीटिंग के अंदर बात होती है एमएसपी गारंटी कानून की, तो सरकार कहती है कि इससे सरकार को बहुत वित्तीय घाटा हो जाएगा। कहां का वित्तीय घाटा होगा आपको? टोटल जो ये मार्केट है ये 17 लाख करोड़ रुपए का है। 14 लाख करोड़ रुपए का तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है। आप यदि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे तो आपको हर साल जरूरत पड़ेगी मात्र 3 लाख करोड़ रुपए की। और महत्वपूर्ण बात मेरे किसान भाइयों, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये सेलेबल कमोडिटी है, इनकी ट्रेडिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार हमसे खरीदेगी और फिर समुद्र में फेंक देगी। सरकार भी तो उसकी आगे ट्रेडिंग करेगी ना, तो सरकार को भी तो मुनाफा होगा ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये 3 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे ये भी आपको समझना होगा। हमारे देश में हर साल 90,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल मंगाए जाते हैं। क्यों मंगाए जाते हैं? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति जो उसमें पूरी डीलिंग करता है वो है गौतम अडानी। उसको हर लीटर में 5 से 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो उसको प्रॉफिट करने के लिए चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए 90,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जाते हैं। 80,000 करोड़ रुपए की दालें बाहर से आयात की जाती हैं। और मुझे याद है जब मोजाम्बिक में यह दाल का एग्रीमेंट हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सरकार उनको सब कुछ इक्विपमेंट देगी, सारी चीजें देगी, उनसे दाल खरीदे भी, वो दाल पैदा करें। यदि हमारी सरकार यही गारंटी भारत के किसानों को दे दे कि भाई भारत के किसान फसलें उगाएं, भारत के किसान ऐसी फसलें उगाएं जिससे खाद्यान्न तेल की पूर्ति हो जाए, भारत के किसान दाल की खेती करें, ये फसलें लगाएं, तो 80,000 करोड़ रुपए दालों के उसमें बच जाएंगे। 90,000 करोड़ रुपए जो खाद्यान्न तेल का इंपोर्ट होता है वो बच जाएंगे। तो 1,70,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। जो मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दिया जाए, सरकार अपने किसानों को दूध का अच्छा रेट दे, वहां से पैसे बचेंगे। जो अब की बार 5 लाख टन मक्का आयात किया गया वो आप बंद कर दीजिए, तो ये 3 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ जाएंगे ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नारा तो देते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का। यदि आप ये कृषि उत्पादों का इंपोर्ट बंद कर देंगे प्रधानमंत्री जी, और अपने किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, तो फिर भारत असली मायनों में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। सिर्फ जुमलाबाजी करने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा जैसा कि आपकी सरकार कर रही है। और एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कानूनों में क्या काला है। मुझे तो लगता है सरकार की नीतियों में भी काला है और सरकार की नीयत में भी काला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 2017-18 के बाद से सरकार ने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कोई भी धन आवंटित नहीं किया है। अब तक जो बजट आए हैं उसमें एफसीआई को जो पहले फूड सब्सिडी के नाम पे जो धन आवंटित होता था, जो उसको बजट मिलता था, वो बंद कर दिया गया है। जब से मोदी सरकार आई है तब से लेके अब तक एफसीआई के ऊपर कर्जा 4 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। अब एफसीआई मजबूर होता है हर साल नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने के लिए। आज के दिन एफसीआई के ऊपर लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो 2014 से पहले 75 से 80,000 करोड़ होता था। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सरकार एक ग्राउंड तैयार कर रही है एफसीआई को भी बेचने का। सरकार ने हवाई अड्डे बेचे, एयरलाइंस बेचे और सारी सरकारी कंपनियां बेच दी। उससे पहले एक माहौल बनाया, उन कंपनियों को, उन एयरलाइंस को घाटे में दिखाया गया और उसके बाद उनको बेच दिया गया। अब समझने की बात यह है कि जब एफसीआई ही प्राइवेटाइज हो जाएगा, जब एफसीआई ही बिक जाएगा, तो फिर प्रोक्योरमेंट कहां से होगी? तो इसीलिए मैंने पहले जैसे कहा, सरकार की नीतियां भी काली है और सरकार की नीयत भी काली है। अब मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, किसान एकता मोर्चा ने आपको संक्षिप्त समय में आसान शब्दों में आपको बताया है कि इन कानूनों में क्या काला है और क्या हमारी मांगे हैं, सरकार क्या कह रही है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को, सभी नौजवानों को मालूम चले इन कानूनों में क्या क्या काला है। और उसके बाद कोई भी मीडिया वाला बंधु, कोई भी ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप छाती ठोक के जवाब दिया कीजिए कि भाई इनमें ये गलतियां हैं। दीन बंधु छोटूराम जी एक बात कहते थे कि हे भोले किसान, दुश्मन ले पहचान और बोलना ले सीख। तो आप बोलना सीखिए, जब आप बोलेंगे तब आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। अंत में फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, किसान एकता मोर्चा पेज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो ये किसान एकता मोर्चा की टीम है ये वॉलंटियरली बहुत अच्छा काम कर रही है। बलजीत भाई जो इसके हेड हैं, पूरे किसान आंदोलन की आवाज को ये कई गुना करके पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो ये टीम भी बधाई के काबिल है
और जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, पेज को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, इनका भी हौसला बढ़ेगा। और अंत में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यानी किसानों के पास इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कोई पेड आईटी सेल नहीं है। जो हमारे आईटी सेल वाले हैं ये भी आंदोलनकारी हैं। इसलिए आप हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।